बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को, जो हम रिटन वर्ड्स के अंदर करते हैं। जो लिखे हुए अल्फाज होते हैं रिटन, वो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि जो अपने कॉन्डक्ट से किया जाए या किसी के साथ अल्फाज के अंदर कर लिया जाए, वो हमारा इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आप अगर अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते तो यहाँ पे एक और भी चीज़ आ सकती है कि आप किसी को गो टू दे दें, आप किसी को इशारा कर दें, आप अपने कॉन्टेक्ट से उसको ये जाहिर कर दें कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए ज्यादा सबूत देने पड़ते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतने सबूत देने की जरूरत नहीं होती। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जैसे आपने किसी का बटवा उठाया, अब आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने उसके फाइंडर को ढूंढना है, आपने उसके ऑनर को ढूंढना है, और फिर उसके बाद उसको रिटर्न करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जैसे कितने हैं सरातिफ आप भी बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते हैं। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, ये आपका लॉ आपके ऊपर बाउंड कर देता है कि आपने ये करना है। अब जिसका बटवा गुमा था उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ना ही आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कानून ने आप दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको वायलेट करने वाले के ऊपर भी फाइन डैमेजेस का क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कल हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट की हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एनी एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कहलाता है। फिर उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के दरमियान बच्चों को, ये वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के दरमियान बच्चों को काफी मुश्किल, कितने हैं मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों को अलग अलग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर दरमियान में आपको फर्क बता देता हूँ। वॉइड जो एग्रीमेंट होता है, आपको बताया गया था कि एक जो प्रॉमिस होता है उसके दरमियान कंसिडरेशन का एलिमेंट ले आए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट ले आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जब तक उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया तब तक वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ठीक है ना? तो अगर उसी फेज पे वो वॉइड हो जाए, वॉइड मतलब इन्फोर्सेबल ना रहे, किसी भी वजह से, हो सकता है कोई भी वजह हो, किसी गलत चीज के लिए आप वो कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। कल हमने बड़ी सारी चीजें पढ़ी थी कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर वो चीजें हों तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही वॉइड हो जाएगा, तो ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और बनने के बाद किसी वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता लॉ की तरफ से, लेट से हमने किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी कंसिडरेशन हमने जो रखी, हो सकता है कि हम कंसिडरेशन रख लें कि हम यूज्ड गाड़ी, मैं किसी को यूज्ड गाड़ी बेचूंगा और उसके बदले मैं उससे यूज्ड गाड़ी ही ले लूंगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने अगर ऐलान कर दिया कि यूज्ड गाड़ियों की सेल और परचेज करना मना है, तो पहले, ये कानून आने से पहले ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था। जब ये आ गया है, जब ये कानून आ गया है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। ये वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान का डिफरेंस क्लियर है आपको? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? एक दफा दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली होता ये है, आपको कितने हैं बताया गया था कि जो एग्रीमेंट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं कि एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो अगर एग्रीमेंट के अंदर अभी इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट शामिल नहीं किया गया, ठीक है, अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, अभी उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का एलिमेंट शामिल नहीं हुआ, तो वह अभी तक एग्रीमेंट है। यहां तक मेरे साथ हैं आप? ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर अभी इन्फोर्सिबिलिटी का एग्रीमेंट, वो एलिमेंट शामिल नहीं किया गया, तो इसी पॉइंट पे अगर कुछ मसला हो जाता है सर, एंड थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा इंशाल्लाह, या अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट के अंदर अभी इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट शामिल नहीं हुआ, और कोई ऐसी वजह आ गई है कि वो एग्रीमेंट अब लॉ, अब कॉन्ट्रैक्ट की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। क्या मतलब है इस चीज का? हमने किसी ऑब्जेक्ट,
हमने वैलिड एसेंशियल्स पढ़े थे, एसेंशियल्स और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने कल पढ़े थे, अगर उनके अंदर से मैंने कहा था कोई भी चीज मिसिंग हो या कोई भी गलत किस्म की चीज उसके अंदर एंटर कर दी जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अगर अभी इनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट शामिल नहीं हुआ था और उन एसेंशियल्स के अंदर से कोई एसेंशियल वायोलेट हो गया है, लेट से किसी इमेजिनरी चीज के बारे में हमने कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अभी हमने किसी अनलॉफुल या किसी इलीगल चीज के बारे में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अभी इनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट उसके अंदर शामिल नहीं हुआ, तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर उसके अंदर इनफोर्सिबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट शामिल हो गया, बिल्कुल ठीक था, हमारा एक कहते हैं ऑफर हुई थी, ऑफर बिल्कुल वैलिड थी, ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई तो हमारा प्रॉमिस बन गया। वो प्रॉमिस के अंदर हमने कंसिडरेशन, एक वैलिड कंसिडरेशन ऐड की जो कि लॉ भी कहते हैं जिस चीज को इजाजत देता था, तो हमारा एक एग्रीमेंट हो गया और वो एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक था कानून की तरफ से और उसको इन्फोर्सेबल भी बना दिया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। कॉन्ट्रैक्ट की सूरत इख्तियार करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको अपना लैपटॉप बेचूंगा। अब मैं उस लैपटॉप को आपको बेचने के लिए जा रहा था कि लैपटॉप पे बिजली गिर गई, क्या मैं आपको वो लैपटॉप बेच सकूंगा? नहीं बेच सकूंगा। क्या जिस वक्त मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या उस वक्त मैं आपको लैपटॉप बेच सकता था? उस वक्त मैं बेच सकता था। अगर मैं उस वक्त भी ना बेच सकता होता तो वो वाइड एग्रीमेंट होता, लेकिन उस वक्त मैं बेच सकता था। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद कोई ऐसी हरकत हुई जिसकी वजह से मैं वो कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा करने के काबिल ही नहीं रहा, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ये दोनों चीजें क्लियर हैं? चले, अब आ जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे। एबल हमेशा उस चीज के साथ इंग्लिश में लिखा जाता है जो इस चीज के काबिल हो, मतलब उसके अंदर इस चीज की एबिलिटी हो। हम यहाँ आ जाते हैं, इसको स्क्रीन को मैं सामने कर देता हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने आप लोगों को इतना मौका ही नहीं दिया कि आप लोग खुद कुछ सोच सकें। ठीक है, मैंने हो सकता है आप लोगों को गन पॉइंट पे रख के कहा हो कि मेरे से आप लोग लैपटॉप खरीदें। अब लैपटॉप भी वैलिड कंसिडरेशन है, आप लोग पैसे दे कितने हैं, आप लोग पैसे दे रहे हैं, मैं आपको लैपटॉप दे रहा हूँ, ये दोनों बहुत कितने हैं वैलिड चीजें हैं और वैलिड कंसिडरेशन है। इसके अंदर इलीगल भी कोई चीज नहीं है सवाए इस चीज के कि मैं आपके कितने सर पे बंदूक रख के कह रहा हूँ कि आप मुझसे लैपटॉप खरीदें। तो अगर ये बंदूक वाला एलिमेंट हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन, जिस बंदे के साथ ये ज्यादती की गई हो कि उसको जबरदस्ती किसी चीज के लिए मनाया गया हो कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं एग्जीक्यूट करे, या कहते हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके की ज्यादती हो गई हो, जैसे मैंने कहा हो कि मैं आपको मंडे वाले दिन लैपटॉप बेचूंगा और मैं आपको मंडे वाले दिन लैपटॉप ना बेचूं, मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ट्यूसडे वाले दिन बेचूंगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कि अब आप लोगों के साथ एक ज्यादती हुई है, आपको सही दिन के ऊपर कहते हैं लैपटॉप नहीं बेचा गया, आपको जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया गया है, तो ये आपके ऊपर है अब कि आप या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो, खत्म कर दो इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो या फिर इस चीज को आप मान लो कि हाँ ठीक है, आपने मुझे मंडे को नहीं लैपटॉप दिया, आप मुझे ट्यूसडे को लैपटॉप दे दें। तो यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड एबल यानी ये वॉइड किया जा सकता है अगर जिसके साथ ज्यादती हुई है वो अदालत जाके कह दे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना चाहता, तो अदालत कहेगी ये कॉन्ट्रैक्ट अब से खत्म है। लेकिन अगर वो अदालत जाके कहे कि मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, तो फिर ये वैलिड है। तो इसके बस दोनों ऑप्शंस होती हैं कि ये वैलिड भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। तो इसलिए इसको ना वैलिड कहा जा सकता है ना इसको वाइड कहा जा सकता है, इसको वाइड एबल कह दिया जाता है बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू बिकम वाइड एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी वो जिसके साथ ज्यादती की गई है, जिसको जबरदस्ती या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड किया गया है, या उसकी जो कंडीशंस थी कि हमने मंडे को कितने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, मंडे को नहीं हुआ,
तो इसके पास ऑप्शन है कि ये या तो इन्फोर्स करवा ले, मनवा ले कि हाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कह दे कि नहीं मैंने नहीं करना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? बच्चों चलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली होता ये है तारिक, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी होती है जिसके साथ जरूर ज्यादती की गई होती है, ठीक है। ज्यादती करने का ये मतलब है कि उसकी जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरा गया होता। मैं आपको यहाँ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। A and B entered into a contract to sell a laptop on Monday। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है लैपटॉप बेचने का। ए और बी कितने एग्रीमेंट में है कि वो लैपटॉप बेचेंगे। ए ने बी को अब लैपटॉप बेचना है, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से इसको एग्जांपल को ले लेते हैं कि ए ने बी को लैपटॉप बेचना है मंडे को। इफ ए डज नॉट सेल हिज लैपटॉप ऑन मंडे, ठीक है, बी हैज द ऑप्शन टू, अब इसके पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो इस लैपटॉप इसके इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही कर दे। बी ऑल्सो हैज द ऑप्शन टू एग्जीक्यूट, वो ये भी कह सकता है कि ठीक है आपने मुझे मंडे को नहीं दिया, मुझे दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन ऐसा करें कि आप मुझे ट्यूसडे को लैपटॉप दे दें। इसके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अब हम कहते हैं इसके पास ऑप्शंस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को चला भी सकता है। अगर कैंसिल कर देना, सिर्फ कैंसिल करने की ऑप्शन होती, सिर्फ कैंसिल ही हो सकता तो हम इसको वाइड कह देते। अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को चलाना ही होता तो हम इसको वैलिड कह देते। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ना हम इसको वैलिड कह सकते हैं ना हम इसको वाइड कह सकते हैं। हम यहाँ पे वॉइड एबल कहेंगे, वॉइड एबल एट द विल ऑफ बी। अगर बी चाहे तो ये कितने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, बी चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, तो कितने, और बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को चला भी सकता है। तो यहाँ पे बी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बी कैन मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बेटा, ये मैं आपको यही बता रहा था कि ये चैप्टर 2 के अंदर नहीं है। ये बेसिक वो चीजें हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये बाद में दी गई हैं। हम इसको पढ़ेंगे पहले लेकिन ये बाद में दी गई हैं। तो अब चैप्टर 2 के अंदर जिस वक्त मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो यहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये वॉइडेबल क्या होता है। इसलिए कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ। तो वॉइडेबल एट द विल ऑफ बी, यहाँ पे बी जो है उसको कहते हैं, उसके पास ऑप्शन है कि वो या कॉन्ट्रैक्ट को चला सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट कर सकता है। तो ये वॉइड एबल कहलाएगा बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू बिकम वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ बी। बी चाहे तो ये कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट को चला भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है आपको? ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट वो कहता है एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट टू विच इज इल्लीगल। बात ही खत्म हो गई। हमने कहते हैं मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको 10 किलो कितने हैं आटा कितने हैं दूंगा और आप उसके बदले मुझे 10 ग्राम कोकेन देंगे। अब जरा खुद सोच के बताएं क्या ये चीज कोकेन की कितने हैं सेल परचेज ये लीगल है? नहीं, ये लीगल नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हमारा इलीगल है। मैं आप लोगों से एग्रीमेंट करता हूँ
कि मैं आप लोगों को 1 लाख रुपया दूंगा, आपने एक XYZ इंसान है उसके घर को आग लगा देनी है। क्या लोगों के घर को आग लगाना लीगल चीज मानी जाती है? मतलब ये अच्छी चीज है? नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हमारा इलीगल है, तो हम इसको कितने ये नहीं कह सकते कि हाँ ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये इलीगल चीज है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट जो कितने हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम इलीगल चीज करने की बात करेंगे उसको इलीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा। फिर उसके बाद चीज आती है अनइन्फोर्सेबल टेक्निकल एग्रीमेंट। ये इन्फोर्सेबल हो सकता था, ये बिल्कुल ठीक था कॉन्ट्रैक्ट, आपने सही जगह पे सही चीज को सही तरीके से लिख दिया, नीचे बस सिग्नेचर करना भूल गए। क्या ये चीज मानी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट? नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक था, ये अनइन्फोर्सेबल टेक्निकल एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक, उसका ऑब्जेक्ट ठीक, उसके ऊपर वैलिड एसेंशियल सारे के सारे पूरे हो रहे हैं, आपने उसको लिखा नहीं सही तरीके से, आपने वो एग्रीमेंट सही तरीके से नहीं किया, तो इसलिए वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर उसको सही तरीके से कर लिया जाता तो वो इन्फोर्सेबल हो जाता। आपने उसके नीचे सिग्नेचर नहीं किए, या आपने स्टैम्प पेपर लिया तो उसके ऊपर कहीं साइन नहीं करवाए, वो जो कितने हैं ऑथ कमिश्नर होता है वो अपनी स्टैंप लगाता है आपके स्टैम्प पेपर के ऊपर, आपने वो नहीं लगवाई। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीजों की वजह से जब आपका एग्रीमेंट कहा जाता है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो वो एक्चुअली अनइन्फोर्सेबल टेक्निकल एग्रीमेंट होता है, वो टेक्निकल लैकिंग की वजह से उसमें अंदर किसी चीज की कमी रह जाती है लिखने में, तो वो आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, तो वो आपका अनइन्फोर्सेबल टेक्निकल एग्रीमेंट है। क्लियर है? गुड। अब यहाँ पे ये इतने चार जो डेफिनेशन आखिरी हैं वो ये आ जाती हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको लैपटॉप बेचूंगा, आप उसके बदले मुझे 10,000 रुपये देंगे। मैंने आपको लैपटॉप दे दिया, आपने उसके बदले मुझे 10,000 रुपये दे दिए, क्या कुछ करने वाला रह गया? नहीं, कुछ नहीं करने वाला रह गया। अजान हो रही है, मैं जरा इसको जी अपनी क्लास की तरफ वापस आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको लैपटॉप बेचूंगा और आप उसके बदले मुझे 10,000 रुपये देंगे। मैंने आपको लैपटॉप दे दिया, आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा करने वाला, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। दोनों तरफ से काम जो होना था वो दोनों तरफ से काम हो गया है, तो ये कहलाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बरअक्स होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। हमने एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बस इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज मिसिंग है। मैंने आपको लैपटॉप देना था, आपने मुझे 10,000 रुपये देने थे, ठीक है? या तो मैंने अभी तक आपको लैपटॉप नहीं दिया, या अभी तक आपने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए, या अभी तक दोनों ही नहीं हुआ काम, ना मैंने आपको लैपटॉप दिया ना आपने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं। ये क्लियर है आपको कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट?
अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की दो किस्में होती हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने एग्जांपल दी कि या मैंने आपको लैपटॉप नहीं दिया या आपने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए। अगर एक काम हो गया और दूसरा रह गया, मैंने आपको लैपटॉप दे दिया, आपने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए, या आपने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, मैंने अभी तक आपको लैपटॉप नहीं दिया, तो इसको कहा जाएगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पार्टी ने अपना काम परफॉर्म कर दिया, दूसरी पार्टी ने अपना काम परफॉर्म नहीं किया। इसके बरक्स, ना मैंने आपको 10 कितने लैपटॉप दिए, ना आपने मुझे 10,000 रुपए दिए हैं, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो इसको बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, या सिर्फ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और ऊपर वाले को यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ये सारे? फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी दोनों है। ये जो दोनों टाइप्स हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, ये दोनों एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स होती हैं। क्योंकि दोनों के अंदर ही कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है, तो हमारी जो मेन टाइप आती है वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा जाता है कि क्या ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है या ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। चलें, इन डेफिनेशंस मैं फिर दोबारा पूछता हूँ, ये डेफिनेशंस जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ये सारी क्लियर हैं? गुड। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल चीज की तरफ, और ये मैं आपको बताता हूँ कि इस कितने हम एक और सेशन जरूर रखेंगे। एक्सप्रेसिव क्वाजाई की एग्जांपल, क्वाजाई की एग्जांपल, एक्सप्रेस और क्वाजाई की कितने हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिनको एक्सप्रेसली आप कहते हैं एक्सप्रेस करें, मतलब आपने कुछ ढके छुपे अल्फाज में बात नहीं की, ढके छुपे अल्फाज में यहाँ बात नहीं हुई, यहाँ पे सीधी सीधी कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है कि मैंने आपको लैपटॉप बेचना है, आपने 10,000 रुपये देनी है। ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ये रिटर्न भी हो सकता है, ये ऑरली भी किया जा सकता है, क्योंकि एक्सप्रेस है। ठीक है। उसके अलावा जो है उसका जो ऑपोजिट होता है इम्प्लाइड, वो होता है कॉन्डक्ट ऑफ पर्सन। मैं आपको लैपटॉप आपके सामने रख रहा हूँ और आपके पर्स से कितने हैं वो 10,000 रुपये निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा कॉन्डक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, जहाँ पे अल्फाज खुलेआम सरेआम अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं, तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। क्वाजाई की एग्जाम्पल, क्वाजाई की एग्जाम्पल होती है कि जैसे आपका पर्स गिर गया कहीं, मुझे मिला है, तो मेरे और आपके दरमियान कानून एक कॉन्ट्रैक्ट कर देगा कि मैंने वहां से आपका शनाख्ती कार्ड देखना है, उसके ऊपर जो एड्रेस है मैंने वहां पे जाके आपको आपका पर्स वापस करना है। अगर मुझे मिला है और मैंने आपको पर्स वापस नहीं किया, तो ये कितने हैं चीज जो है ये गलत मानी जाएगी, और लॉ मुझे इसके इस कितने हैं ये ना करने पे पेनल्टी भी डाल सकता है, फाइन भी दे सकता है। जी हम ना मीटिंग खत्म होने वाली है, हमने एक और सेशन रखना है, बिकॉज कितने हैं इसमें 40 मिनट की लिमिटेशन तो है, लेकिन हमने इंशाल्लाह आज का टारगेट पूरा करना है। तो इसके दरमियान अगर आप लोग फ्रेश होना चाहें तो बिल्कुल कितने वेल एंड गुड। आप लोग मुझे दोबारा बेशक इसी के साथ ही अगला सेशन रखना हो तो वो भी बता दीजिएगा, अगर आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना हो तो वो भी बता दीजिएगा। आप लोगों का सेकंड सेशन होगा, और हम इंशाल्लाह कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, मेरी ये चीज भूल गई है शायद, हम कहते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें पढ़ लेंगे। कंजेक्टिव कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आप सब क्या कहते हैं, कंजेक्टिव कर लें? अभी रख लेते हैं, चलिए ठीक है, ये जैसे ही खत्म होगा हम एक और सेशन रख लेंगे। अब आते हैं हम ऑफर या प्रपोजल। हमने प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि अगर एक बंदा कुछ करने या किसी चीज से रुकने की एक जो विलिंगनेस है वो दूसरे को शो करता है, और वो इस नीयत से शो करता है कि अगला उस पे अपनी रजामंदी दे, तो वो प्रपोजल कहलाता है, और उसी को ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लॉ के अल्फाज के लिखे हुए हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, इस चीज को कितने दिखाता है, इस चीज को एक्सप्रेस करता है, अनदर किसी और इंसान को, हिज विलिंगनेस अपनी रजामंदी शो करता है, टू डू कुछ करने की,
और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या किसी चीज से बाज रहने की, किसी चीज से रुकने की, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, अगले की रजामंदी को ऑब्टेन करने, अगले की रजामंदी को हासिल करने की नियत से, किस चीज के, सो सच एन एक्ट, हमने ऊपर पढ़ा था टू डू यानी उस एक्ट करने, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग उस एब्सटेनेंस की रजामंदी हासिल करने के लिए, तो ये एक्ट क्या कहलाता है, प्रपोजल। ठीक है, इस चीज को प्रपोजल कहते हैं, इस चीज को हम ऑफर कहते हैं, कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, या मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं किसी चीज से बाज रहना चाहता हूं। ठीक है, और मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए, कितने ऐप से कितने बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी रजामंदी मुझे मिले इसके अंदर। तो ये आपकी होती है ऑफर। नीचे एग्जांपल को देख लेते हैं। अदील ऑफर्स टू बाय द बाइक फ्रॉम बाबर। अदील ने ऑफर किया है कि वो बाबर से कितने बाइक खरीदेगा, 50,000 की। ठीक है, अब अदील ने ऑफर की है, तो इसका मतलब है अदील ने अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो बाबर की बाइक खरीदना चाहता है, और वो उसने बाबर को इसलिए बताया है ताकि वो बाबर की रजामंदी ले सके कि वो 50,000 में अपनी बाइक बेचना चाहता है कि नहीं। हियर अदील हैज मेड अ प्रपोजल टू बाबर। बाबर कितने, अदील को कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है बाबर को, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन असेंट ऑफ बाबर। असेंट कहते हैं रजामंदी को। उसने बाबर की रजामंदी हासिल करने के लिए उससे ये बात की है कि वो उसकी बाइक खरीद ले। अदील जो है उसने बाबर से इसलिए ये बात की है ताकि बाबर उसको अपनी रजामंदी दे कि अदील बाबर से उसकी बाइक खरीद ले। एग्जाम्पल क्लियर है? अब कुछ बातें आती हैं कि हम एक प्रपोजल करते हुए किन बातों को नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, ये बातें थोड़ी सी ज्यादा चलेंगी, यहाँ पे लेस देन 1 मिनट लिखा हुआ है, तो इस चीज को हम क्लोज करके नेक्स्ट मीटिंग को हम साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग अभी शुरू हो जाएगी, आपको उसका लिंक आ जाएगा।